अध्याय 14 वाक्य विचार सिंटैक्स। वाक्य का अभिप्राय विभिन्न पदों के ऐसे पारस्परिक मेल से है जिससे उस पद समूह का एक पूर्ण अर्थ स्पष्ट हो। जैसे 1. किसान हल चला रहा है। 2. चिड़ियां उड़ रही हैं। उपर्युक्त पद समूहों से एक स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। ऐसे पद समूह को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वाक्य विभिन्न पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट होता है। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं। 1. उद्देश्य। 2. विधेय। 1. उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं। जैसे क. बिल्ली दौड़ रही है। ख. तोता वृक्ष पर बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में बिल्ली तथा तोता शब्द उद्देश्य हैं क्योंकि इनके विषय में बात की गई है। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आते हैं। 2. विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। विधेय का मुख्य अंग क्रिया होती है। जैसे क. बिल्ली दौड़ रही है। ख. तोता वृक्ष पर बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में दौड़ रही है तथा वृक्ष पर बैठा है शब्द समूह विधेय है क्योंकि ये क्रमशः बिल्ली तथा तोता उद्देश्य के विषय में कहे गए हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आते हैं। उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य संरचना पूर्ण होती है। जैसे उद्देश्य, विधेय। संदीप डॉक्टर है। संदीप डॉक्टर है। मजदूरों ने पेड़ काट दिए। मजदूरों ने पेड़ काट दिए। पदक्रम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। वाक्य में पदक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्यों में पद का प्रयोग एक व्यवस्थित क्रम में होता है जिससे वह वाक्य एक अर्थ देने में सक्षम हो पाता है। क्रम भंग होने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अतः किसी भी वाक्य रचना के समय वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, कर्म, क्रिया आदि को किस क्रम में रखना है इस तथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतया वाक्य रचना में यह क्रम अपेक्षित होता है। 1. पहले कर्ता और अंत में क्रिया का प्रयोग। जैसे राम खाता है। राम कर्ता, खाना क्रिया। 2. कर्म सदैव कर्ता और क्रिया के बीच में होता है। जैसे राम ने आम खरीदा। आम कर्म। 3. वाक्य में यदि कर्म 2 हों तो गौण कर्म का स्थान मुख्य कर्म से पहले होता है। जैसे राम ने श्याम को आम खिलाया। यहां श्याम गौण कर्म है। 4. यदि वाक्य में एक कर्म और एक पूरक हो तो पूरक बाद में आता है। जैसे राम ने मूली को गाजर समझा। यहां मूली कर्म और गाजर पूरक है। 5. प्रविशेषण पद संबंधित विशेषण से पहले आता है। जैसे एक अच्छी सी पुस्तक ले लो। यहां एक प्रविशेषण है। 6. क्रिया विशेषण संबंधित क्रिया से पहले आता है। जैसे हिरण तेज दौड़ता है। यहां तेज क्रिया विशेषण है। 7. समुच्चय बोधक अव्यय 2 वाक्यों या शब्दों के बीच में आते हैं। जैसे मैं तो जाऊंगा परंतु साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। यहां परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। 8. संबोधन या विस्मय आदि बोधक वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया। यहां हाय विस्मय आदि बोधक है। 9. ही, केवल, तक इत्यादि निपात उन शब्दों के बाद आते हैं जिन पर बल देना हो। जैसे मैं कल ही जाऊंगा। यहां ही निपात है।
कुछ निपातों का प्रयोग वाक्य में विशेष परिस्थिति में संबंधित पद से पहले भी होता है, जैसे तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहां बिना निपात है। विशेष विशेष परिस्थितियों में या कविताओं आदि में पदक्रम में उलटफेर हो सकता है। अन्वति एग्रीमेंट वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म में लिंग, वचन, कारक और पुरुष की परस्पर संगति को अन्वति कहते हैं। कर्ता कर्म की क्रिया के साथ अन्वति, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद वर्ब। 1. यदि कर्ता के साथ परसर्ग ने नहीं है तो क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार होगा, जैसे क्या तुम पिताजी की बात नहीं मानते। 2. यदि कर्ता के साथ परसर्ग ने, से आदि हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, जैसे राम ने आम खाया, राम से बर्फी नहीं खाई जाती। 3. यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग हो तो क्रिया का रूप सदैव पुल्लिंग एक वचन में होता है, जैसे शिक्षक ने छात्रों को बुलाया है। कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्वति, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। 1. यदि वाक्य में एक ही लिंग के कई कर्ता हों तो क्रिया उस लिंग के अनुसार बहुवचन में होगी, जैसे एक लड़की, कई माताएं एवं 3 शिक्षिकाएं वहां पहुंच गई थीं। 2. एक ही लिंग, वचन और पुरुष के कर्ता विभक्ति रहित और शब्द से जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी, जैसे राम और श्याम पढ़ रहे हैं। 3. यदि विभक्ति रहित कर्ता एक वचन में और भिन्न लिंग के हैं तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होगी, जैसे राम और सीता अयोध्या आ गए। सर्वनाम और संज्ञा की अन्वति, एग्रीमेंट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। 1. सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुसार होता है जिसके लिए उसका प्रयोग हुआ है, जैसे मैंने राम से पूछा आप कहाँ थे। 2. सर्वनाम वे, ये, हम, तुम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अन्वति के समय उनका प्रयोग बहुवचन में ही होता है, जैसे मेरे भैया को आप जानते हैं, वे बहुत बड़े आदमी हैं। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। 1. रचना अथवा स्वरूप के आधार पर। 2. अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। 1. सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में सचिन एक उद्देश्य अर्थात करता है और खेल रहा है एक क्रिया है, अतः यह सरल या साधारण वाक्य है। 2. संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे गीता गीत गा रही है और उसकी माताजी तबला बजा रही हैं। गीता गीत गा रही है, उसकी माताजी तबला बजा रही हैं। ये 2 स्वतंत्र साधारण वाक्य हैं। दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़कर एक वाक्य बना दिया है, अतः यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। इस प्रकार इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। 3. मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य होता है और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह वाक्य मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाता है, जैसे मेरी कहानी की पुस्तक जो तुमने पढ़ी थी कहीं खो गई। इस वाक्य में मेरी कहानी की पुस्तक कहीं खो गई
प्रधान उपवाक्य और जो तुमने पढ़ी थी आश्रित उपवाक्य है। अतः यह वाक्य मिश्रित या मिश्र वाक्य है। एक वाक्य में जो वाक्य जुड़े होते हैं वे उपवाक्य कहलाते हैं। याद रखिए, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र और समान स्तर के वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य के अंश को दो उपवाक्यों में बदलते हैं। उन दोनों को और अथवा आदि योजक शब्दों से जोड़ देते हैं। जैसे सरल वाक्य, पिताजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। संयुक्त वाक्य, पिताजी कुर्सी पर बैठे और अखबार पढ़ने लगे। ख, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से दो उपवाक्य बनाते हैं। एक को मुख्य उपवाक्य तथा दूसरे को आश्रित उपवाक्य। जो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजक शब्दों से इन्हें जोड़ते हैं। जैसे सरल वाक्य, सूर्य के अस्त होने पर तारे टिमटिमाने लगते हैं। मिश्रित वाक्य, जैसे ही सूर्य अस्त होता है तारे टिमटिमाने लगते हैं। ग, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य, सचिन अस्वस्थ है लेकिन वह खेल छोड़ने को तैयार नहीं है। मिश्रित वाक्य, यद्यपि सचिन अस्वस्थ है फिर भी वह खेल छोड़ने को तैयार नहीं है। घ, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए उसके एक प्रधान उपवाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा में बदल देते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य, आप खाने की मेज पर बैठिए और भोजन कीजिए। सरल वाक्य, आप खाने की मेज पर बैठकर भोजन कीजिए। अंग, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य बनाने के लिए आश्रित उपवाक्य को विशेषण, कर्म कारक संज्ञा या क्रिया विशेषण में बदल देते हैं। जैसे मिश्रित वाक्य, जो किसान परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। सरल वाक्य, परिश्रमी किसान अवश्य सफल होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। 1. विधानवाचक, जिस वाक्य से किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मित्र टहल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। 2. निषेधवाचक, जिस वाक्य से किसी क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मित्र टहल नहीं रहा है, कुत्ता भौंक नहीं रहा है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। 3. आज्ञावाचक, जिस वाक्य से किसी आज्ञा, अनुरोध, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम उठो, प्रश्न का उत्तर दो। 4. प्रश्नवाचक, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का पता चले वह प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे अमित कहाँ गया, तुम्हारा भोजन कौन लाएगा। 5. विस्मयवाचक, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो वह विस्मयवाचक होता है। जैसे आहा, कितना सुंदर गुलाब है, हाय कितनी गहरी चोट लगी है। 6. संदेहवाचक, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद लता ने कविता याद कर ली होगी, शायद पिताजी कल यहां आए, हो सकता है कि दिनेश आज लौट आए। 7. इच्छावाचक, जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा,
शुभ कामना आदि प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तुम विजयी रहो। 8 संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे पानी न बरसता तो तालाब सूख जाता, यदि तुम दौड़ने का प्रयास करोगे तो दौड़ जीत लोगे। आओ दोहराएं। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जो स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है। वाक्य की रचना विभिन्न शब्दों के योग से होती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में आने वाले शब्दों के मध्य एक निश्चित क्रम होता है।